हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सभी लोगों ने अपनी तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट कर भी दी होगी। मैथ्स की मैं एक वीडियो ये आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें 25 क्वेश्चंस मैं सोल्व करूँगा। एसएससी सीजीएल टीयर 1 के जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इससे तुम्हें आइडिया लगेगा तुम्हारी प्रेजेंट प्रिपरेशन का लेवल क्या है, 25 में से कितने क्वेश्चन तुम खुद से सोल्व कर पा रहे हो। ठीक है, आपको टाइम लग रहा है क्वेश्चन को ज़्यादा सोल्व करने में, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करना ही हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, क्वेश्चंस 25 क्वेश्चन होंगे, 10th लेवल का पेपर है, आप कर लोगे। अगर मैं इन 25 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटा दे दूं, मैक्सिमम लोग 20 से ज़्यादा क्वेश्चन स्कोर कर देंगे। बट हमें क्या करना है, ये 25 क्वेश्चन को 20 से 25 मिनट के अंदर सोल्व करने की कोशिश करनी है। और स्टार्टिंग में जो नए होते हैं वो 30 मिनट तक भी कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमें कम टाइम में कैसे इन क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चीज़ आपको इस वीडियो से समझ आएगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहने वाली है, तो आप देख सकते हैं। एंड जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि 25 में से कितने क्वेश्चंस आप खुद से सोल्व कर पाए, और एक्चुअली में क्या आप ओरली कर पा रहे थे क्वेश्चंस को, या आपको पेन वैन चला के पूरा टाइम लग रहा था क्वेश्चन सोल्व करने में। क्योंकि होता क्या, हमें लगता है कि हमें मैथ सब कुछ आ गया, लेकिन हो क्या रहा होता है, हम बहुत बेसिक अप्रोचेस यूज कर रहे होते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे होते हैं क्वेश्चन में, और एग्जाम में क्या होता है, जब एग्जाम देने जाते हैं पेपर छूट जाता है। क्या जहाँ 25 की जगह हम वहाँ 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, और हमारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं। ठीक है, तो यू नीड टू लर्न ऑल दी अप्रोचेस। आप क्वेश्चन को टाइमली कर पाने चाहिए, तो इसके लिए एनालिसिस जरूरी है। दिस इज अ काइंड ऑफ वीडियो जिसमें आपको ये पता चलेगा कि अप्रोचेस में डिफरेंस क्या होगा आपकी और मेरी अप्रोचेस में, एंड कौन सी अप्रोच आपको एग्जाम में यूज करनी है। ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन क्वेश्चन यूजिंग बेसिक्स एज वेल, एंड जो छोटा तरीका होगा वो भी जहाँ जहाँ लग रहा होगा मैं बताता रहूँगा। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े रहें। टेलीग्राम चैनल पे सारी प्रीवियस ईयर पेपर्स की पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, सीजीएल 2021 सीजीएल 2020, जो आप देख सकते हैं। बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे जो आप यूज कर सकते हैं। बिगिनर के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने बनाई थी, बहुत औसम वीडियो है। ठीक है, दिस विल हेल्प यू अलॉट, देख लेना अगर नहीं देखी अभी तक। आई बटन पे भी मिल जाएगी। सीजीएल 2021 टीयर 1 के ही मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट करी थी। ठीक है, जिसमें 7-8 वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, बाकी चैप्टर्स की भी चैप्टर वाइज वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दी जाएंगी। और एक मैथ्स की नई सीरीज चल रही है जिसमें 10 अच्छे क्वेश्चन हम ऑल्टरनेट डे बेसिस पे डिस्कस करते हैं, तो उसमें 4 वीडियो आ गई हैं, वो आप देख सकते हैं। और कंप्लीट तरीके के लिए आरबी एप्लीकेशन डाउनलोड करके अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास अलजेब्रा चैप्टर का है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x प्लस 6y इक्वल्स टू 8, एक्स वाई की वैल्यू 2 दे रखी है, x ग्रेटर देन 0। हमें बताना है एक्स क्यूब प्लस 216 वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब देखो दो तरीके हैं, एक होगा मेरा बिल्कुल बेसिक तरीका और एक होता है मेरा हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, दोनों तरीके से मैं आपको सिखाता हूँ। हिट एंड ट्रायल से बड़े आसानी से हो जाएगा, बेसिक से हल्का सा टाइम लगेगा बस। देखो अगर मैं इसे x को a मान लूँ और 6y को b मान लूँ, तो a प्लस b दे रखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये एक्स वाई का कुछ दे रखा है मुझे, और यहाँ पे मुझे क्या पूछा है, एक्स को अगर मैंने ए माना है ए क्यूब प्लस ये 216 वाई क्यूब क्या है, ये बी क्यूब है। ठीक है, तो ए प्लस बी का मान दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है मेरे पास, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, ए प्लस बी यही फॉर्मूला होता है। अगर मैं लगा दूं यहाँ पे, तो ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब 8 का क्यूब माइनस 3ab, मतलब x और 6y को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे x इंटू में 6y, और a प्लस बी तो मेरे पास 8 था तो यहाँ पे रख देंगे 8। आप देखेंगे 8 का क्यूब 512 आएगा मेरे पास, माइनस 3 एक्स वाई का मान कितना है, ये 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 6 3 18 2 36, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी 8। ठीक है, सोल्व करके अपना आंसर बता सकते हैं। हम चाहे तो यूनिट डिजिट से ट्राई कर सकते हैं क्या, 3 डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट डिजिट्स हैं हमारे पास। यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 8 6 कितना होगा 48 8, तो यहाँ पे क्या है 2 छोटा है 8 से, तो ये 12 बन जाएगा। 12 में से 8 घटाया 4, यूनिट डिजिट आएगी 4, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये हो गया इसे करने का बिल्कुल बेसिक सा तरीका जो सभी लोग करते हैं। ठीक है, इसमें हिट एंड ट्रायल भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे एक्स का एक्स वाई मुझे 2 दे रखा है, एक्स ग्रेटर देन 0 दे रखा है, एक्स प्लस 6y 8 दे रखा है, तो आपके दिमाग में एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यूज दिमाग में आ रही है। आप इसे देखते ही देखो एक्स वाई 2 के बराबर है और एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 1 ही होंगे। ठीक है, तो या तो आपका x1 होगा या फिर आपका x2 हो सकता है। अगर इंटीजर वैल्यू मान लो, जनरली क्वेश्चंस में इंटीजर वैल्यूज ही दे रखी होती हैं, x और y का जो मान आता है वो इंटीजर वैल्यू में ही आता है। तो अगर मैं x को क्या रख दूं, 2 रख दूं, y को 1 रख दूं, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। x को यहाँ पे 2 रख दिया, y को 1 रख दिया, तो 2 प्लस 6 ये भी 8 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल किया मैंने, वो भी सही तरीके से मल्टीप्लीकेशन वाले को देख के यूज करते हुए।
और उसके बाद यहाँ पे अगर x को 2 रखूंगा तो 2 का क्यूब 8 और y को 1 रखूंगा तो 216। आंसर आ गया मेरा कितना 224। दिस इज द अप्रोच जो एग्जाम में मेरे लिए पहले हिट करेगी, हिट एंड ट्रायल मेथड एज कंपेयर टू दिस वन। बेसिक से तो आता ही है, कर ही लेंगे जब भी 20 सेकंड का ही है बेसिक से भी, और इससे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन थोड़ा और 10 से 15 सेकंड में किया जा सकता है हिट एंड ट्रायल अगर हिट कर गया, क्योंकि बहुत सिंपल वैल्यूज दे रखी है। मुश्किल वैल्यूज होगी तो मैं उसी अप्रोच से जाऊंगा बेसिक वाली। मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये करें ट्राई। देखो क्वेश्चन में कहता है ए ने एक मोबाइल फोन बी को बेचा 25% के गेन पे, बी ने ये सी को बेचा 10% के लॉस पे। अगर सी ने 5625 रुपीज पे करे हैं इस फोन के लिए, तो हमें बताना है ए ने इस फोन के लिए कितने अमाउंट पे करा। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं ए ने इसके लिए क्या करा, अमाउंट पे करा ए। ठीक है, अब ये बी को बेचेगा कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 25%। 25% इज 25/100 दैट इज 1/4। तो अगर ए को 4 का पड़ा था तो बी को 1 का प्रॉफिट लगा के कितने का बेचेगा, 5 का बेचेगा। तो ये बी का कॉस्ट प्राइस आ गया, ए का सेलिंग प्राइस और बी का कॉस्ट प्राइस। अब बी ने आगे ये बेचा किसे, सी को, कितने के लॉस पे, 10% के लॉस पे। 10% मतलब 1/10। अगर बी को ये 10 का पड़ रहा था तो 1 के नुकसान पे, मतलब सी को कितने का बेचेगा, 9 का। तो इनटू में 9/10 करूंगा मैं, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये मेरा सी का कॉस्ट प्राइस आ गया। सी को आर्टिकल कितने का पड़ा, 5625 रुपीज का। हमें बताना है ए को कितने का पड़ा था। सोल्व करके बस ए का मान निकालना है। ठीक है, कर लेंगे आराम से। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 5 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 2 बन जाएगी। ठीक है, 4 2 जा 8 और ये 9 है। ए यहाँ पे 5625 इंटू में 8 डिवाइडेड बाय 9। एक चीज तो मुझे दिख रही है, जो भी मेरा आंसर होगा 8 का मल्टीपल होगा, तो चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन को हम चूज करेंगे जो 8 से कट जाए, क्योंकि ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी 9 से कटेगी। ठीक है, कैलकुलेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं, आराम से की जा सकती है। लेकिन अगर मैं 8 का मल्टीपल देखूं तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट मेरी 8 से कटनी चाहिए। क्या इसमें लास्ट की 3 डिजिट मेरी 8 से कटती हैं, कटती हैं। क्या ये 3 डिजिट 508 से कटता है, नहीं कटता। क्या 108 से कटता है, नहीं कटता। क्या 3000 1000 बनेगा, 8 से कटेगा, कटेगा। तो मेरे पास ऑप्शन ए या डी में से ही कुछ आ सकता है। ठीक है, इन दोनों में से मुझे अपना आंसर लेना है। ये मुझे अगर मैं डिविजिबिलिटी से करता तो मुझे ये चीज दिखती, बाकी तो ज्यादा कुछ यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते यहाँ पे। तो अभी भी मुझे कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। 9 से काटूंगा तो ये मेरे पास 6 टाइम्स जाएगा, फिर 22 2 टाइम्स और ये फिर 5 टाइम्स। 625 इंटू में 8 क्या होगा, 625 इंटू 4 मुझे पता है ये होता है 2500, इंटू 8 करूंगा तो ये 5000 हो जाएगा। दिस इज माई आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सिंपल था, सिंपल कैलकुलेशन के साथ हमने किया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन आया है ज्योमेट्री का। ठीक है, पढ़ो, सोल्व करो और फिर मैं अपने अप्रोच से बताऊंगा आपको। ठीक है, बहुत कुछ सीखने वाला है सिंपल से सवाल में भी। कहता है जो लेंथ है 3 साइड्स की एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर वो है x-1, x+1 एंड x+3। हाइपोटेन्यूस क्या होगी राइट एंगल ट्राइंगल की, हमें ये बताना है। क्लियर है क्वेश्चन सभी लोगों को? ठीक है, अगर मैं देखता हूं यहाँ पे ये मेरा, सॉरी, चलो, दिस इज माई राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, पीस, अगर ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो हमें पता है इनकी प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस वो लेंथ होती है जो सबसे बड़ी होती है। ठीक, तो हमें 3 साइड दे रखी है x-1, x+1 और x+3। ठीक, तो आप ये बताओ सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, x+3 होगी। क्या फिलहाल में x+3 को ये x की फॉर्म में ना मान के हमसे क्या पूछा है, हमें बताना हाइपोटेन्यूस का मान क्या होगा। तो मैं इसे x-1 को y मान लूं अगर, ठीक है, तो मेरे पास x+1 क्या होगा, क्या ये y+2 हो जाएगा, और ये मेरे पास x+3 क्या हो जाएगा, क्या ये y+4 हो जाएगा। चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए नेगेटिव में कुछ ना जाए, मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया क्योंकि मुझे तो मेन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू बतानी है। अब इसे ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा ये वाली वैल्यू मेरे पास है y+4, ये y मान लेता हूं, ये y+2 मान लेता हूं। ऐसा भी कर सकते थे, इसे y इसे y+2 मान लेते, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें नहीं पता बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। हमसे हाइपोटेन्यूस पूछा, हाइपोटेन्यूस मुझे फिक्स है कि यही होगा। अब एक तरीका तो है इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, सीधा का सीधा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू p² + b² करके सोल्व करूं।
इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी पाइथागोरस थ्योरम लगाने में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर मुझे उसे सोल्व करना पड़ेगा एंड दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, टाइम लगेगा उसे सोल्व करने में थोड़ा सा, उससे बेहतर है कि मैं ऑप्शन की मदद लेके हिट एंड ट्रायल मेथड से जाऊं। ठीक है, आप फटाफट से बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूस को 12 मान लूं तो y प्लस 4 कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, y प्लस 2 कितना होगा, 2 कम हो गया इससे तो ये 10 होगा, और ये वाली वैल्यू इससे 2 और कम होगी, 8 होगी। क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बनाते हैं, नहीं बनाते। और इनमें आप देखेंगे 2-2 का गैप है, बस 2-2 कम करना है। 7 है तो 5 और 3, क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं, नहीं। 6 है, 4 और 2, क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं, नहीं। 10, 2 कम करा 8 और ये करा 6, क्या 2-2 का गैप है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बना रहे हैं, बना रहे हैं। तो क्या यही मेरे सवाल का उत्तर आ जाएगा। क्लियर है या नहीं है। अब ये तो मैंने आपको एक एक वैल्यू रख के बताया, लेकिन आप एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को देखते तो मैं 4 ऑप्शन देखते भैया ये मार्क कर देता। मुझे ट्रिपलेट्स की टेबल याद है कि कौन कौन से ट्रिपलेट्स बनते हैं। क्या आपने कभी 12 को हाइपोटेन्यूस के फॉर्म में देखा है ट्रिपलेट में, जितने भी ट्रिपलेट पेयर्स आपने देखे होंगे ट्राइंगल में, नहीं देखा। क्या आपने कभी 7 को किसकी फॉर्म में, क्या आपने कभी 7 को हाइपोटेन्यूस की फॉर्म में देखा है ट्रिपलेट पेयर्स में। क्या आपने कभी 6 को हाइपोटेन्यूस की फॉर्म में देखा है, नहीं देखा। तो ये तो कभी हाइपोटेन्यूस आए बने ही नहीं है हमारे पास, जो ट्रिपलेट्स की हम टेबल्स याद करते हैं। तो 10 ही आंसर हो सकता है, एज सिंपल एज दैट। और कंसेप्ट सीखो इसके अंदर आप साथ के साथ। जैसे मैं बेसिक ट्रिपलेट्स लिखता हूं, 3 है, 3 4 5 ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, ये बिग बेसिक ट्रिपलेट हो गया। इसमें जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे वो भी ट्रिपलेट बनेगा। इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 8 10 ट्रिपलेट बनेगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 12 और ये 15 ट्रिपलेट बनेगा। इस तरीके से सोन चीजें हमारी क्या होंगी, चलती रहेंगी। ठीक है, और ऐसे बेसिक ट्रिपलेट हमारे पास ये हो गया, एक 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, उनकी ट्रिक्स, वो सब तो कोर्स में करवा ही रखा है। बाकी ऐसे आप मल्टीपल ट्रिपलेट्स देख सकते हैं, 20 21 29 का एक ट्रिपलेट होता है हमारे पास। बहुत सारे ट्रिपलेट्स हैं, लेकिन जितने भी हमारे पास ट्रिपलेट्स हैं उनमें एक ट्रिपलेट बहुत ज्यादा खास है। एंड वो ट्रिपलेट कौन सा है, वो है 3 4 और 5। ये एक इकलौता ट्रिपलेट है, ओनली ट्रिपलेट जो एपी में है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब 3 से 4 के बीच का गैप 1, 4 से 5 का बीच का गैप 1। ठीक है, जो तीनों वैल्यूज हैं इनके बीच में जो गैप मेंटेन्ड है, जो सेम गैप है, वो सिर्फ एक ही ट्रिपलेट में है, 3 4 और 5 के अंदर। ठीक, इसके जो ड्राइव ट्रिपलेट्स होंगे उसके अंदर भी ये चीज कॉमन रहेगी। जैसे कि अगर 3 4 5 में मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सारी वैल्यूज के अंदर, तो वो मेरे क्या होंगे, इसके ड्राइव ट्रिपलेट्स होंगे। जैसे कि 6 8 एंड 10, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.5 2 एंड 2.5। तो ये सारे क्या होंगे, एपी में होंगे। और इन ये ड्राइव ट्रिपलेट्स, मतलब इस ट्रिपलेट में किसी वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास ये आ रहा है। तो जब भी हमारे पास गैप एपी में मिल जाए एक ट्रिपलेट में, तो इसका मतलब समझ जाना वो 3 4 5 के ही कोई ना कोई ड्राइव ट्रिपलेट होंगे। ड्राइव ट्रिपलेट का मतलब उसमें कुछ ना कुछ मैंने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया होगा जो मेरा ट्रिपलेट बना होगा। अब जैसे ही मैंने ये वाला पिछले वाला क्वेश्चन देखा, इन्होंने कहा x-1 x+1 और x+3 क्या है, ये पाइथा एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो ये ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट है तो इनके बीच का गैप कितना कितना है, इनके बीच का गैप 2 और 2 का है। और ये गैप सेम हो गया, इसका मतलब ये किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो मेरे दिमाग में सीधा पेयर आएगा 3 4 5। इनके अंदर गैप कितने का, 1 1 का। यहाँ पे गैप कितने का है, 2 का है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 और 10, ये ही ट्रिपलेट्स बनेंगे। तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस होगी वो 10 होगी। अगर यही चीज मुझे देखनी थी तो मुझे इसके लिए ऑप्शंस पे भी नहीं जाना था। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर सकता था। ऑप्शन की जरूरत कब पड़ती, जब हमारे पास ये 2 का गैप ना होता, कुछ और ही सिंपल सा कोई भी ट्रिपलेट दे देते। मान लो दे देता कि हमें x, इसी क्वेश्चन को अगर मैं मॉडिफाई करता हूं ये वाला, तो इस वाले कंसेप्ट से भी किया जा सकता था। अदरवाइज मेरे पास मान लो वैल्यू होती x x+1 और x+9। ठीक है, जो मेरे ट्रिपलेट्स हैं ये क्या है, एक साइड है राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, तो हमें बताना है हाइपोटेन्यूस क्या होगी, x+9 का मान क्या होगा। ठीक, तो इस पर्टिकुलर केस में मैं, क्योंकि ये एपी में नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो मैं वो वाला रूल यूज नहीं कर सकता कि एक ही तरह के, अगर कॉमन डिव 2
तीनों वैल्यूज के अंदर डिफरेंस सेम हो जाए तो हम वो 3 4 5 वाला रूल यूज करेंगे। इस केस में मान लो मुझे ये दे रखा है और चार ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे रखे हैं कि जो हाइपोटेनियस का मान आपको बताना है। एक है मेरे पास 21, एक है मेरे पास से 23, एक है मेरे पास 27 और एक है मेरे पास 29। ठीक है, तो आप बताएं इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है इस क्वेश्चन का। क्या 21 हमने किसी के भी हाइपोटेनियस में देखा है? जितने भी ट्रिपलेट्स हम पढ़ते हैं नहीं देखा। 23 कहीं देखा है हाइपोटेनियस में? नहीं देखा। 27 हमने कहीं किसी भी हाइपोटेनियस में देखा है? नहीं देखा। 29 हमने देखा हुआ है, 29 पेयर बनाता है 20 21 एंड 29। आप देखेंगे गैप 1 और यहाँ पे 8, 1 और 8 का गैप है, तो यही मेरा ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, वरना हिडन ट्रायल तो है ही हमारे पास। हमने कहा x+9 अगर ये है, ये इससे 8 कम है, ये इससे 1 कम है, रिवर्स में जाएंगे, इसमें 8 घटाऊंगा तो मेरे पास 13, ये 12। क्या ये ट्रिपलेट बनाते हैं? नहीं बनाते। 8 घटाऊंगा 15 और 1 घटाऊंगा 14, ट्रिपलेट बनाते हैं? नहीं बनाते। 8 घटाऊंगा 21 और यहाँ पे ये आएगा 20, सॉरी 19 और ये आएगा 18, ट्रिपलेट बनाते हैं? नहीं बनाते। तो यही आंसर आएगा। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझाया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे जो सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का है। 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 1 प्लस कोस थीटा। थीटा मेरा 0 से 90 के बीच में है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मैं लास्ट में करूंगा। सिंपल है क्वेश्चन, ये बहुत बार एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, बट यस जो नए एस्पिरेंट्स हैं उन्हें थोड़ा सा समझाने में मुझे टाइम लगेगा। बाकी एस्पिरेंट्स फटाफट से इसका आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में बता भी देना 4th क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, इसमें 2-4 टर्मिनोलॉजी मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तो क्लास के एंड में हम देखेंगे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बोट एंड स्ट्रीम का। पढ़ो एक बार, करो ट्राई, क्या आंसर आएगा। अब देखो ये सवाल है, बेसिक से करोगे वो लंबा जा सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट तरीका देखेंगे कैसे करना है। हमारे पास क्या था, एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है इन स्टिल वाटर। ठहरे हुए पानी में उसकी गति है 20 किलोमीटर पर आवर। 30 मिनट ज्यादा लेती है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में देन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम मतलब पानी के बहाव के खिलाफ और डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के बहाव के साथ। ठीक है, तो पानी के बहाव के साथ जब बोट जाती है तो उसकी जो एक्चुअल स्पीड होती है वो होती है उसकी स्पीड इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो 24 किलोमीटर उसे जाना है। बोट की स्पीड हमें दे रखी है 20 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम में मान लेता हूं अगर y है, तो कितना टाइम लगेगा 24 किलोमीटर जाने में? आप कहेंगे 20 प्लस y, ये उसे टाइम लगेगा डाउन स्ट्रीम जाने में। ठीक है, अब पानी के बहाव के खिलाफ अगर जाना है तो स्पीड क्या हो जाएगी? 20 माइनस वाई, मतलब बोट की स्पीड माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि वो उसे आगे बढ़ने नहीं देगी, विपरीत दिशा में आप जा रहे हैं। 24 किलोमीटर ही जाना है तो इतना टाइम लगेगा। क्वेश्चन में कहता है कि उसे 30 मिनट फालतू लगते हैं अपस्ट्रीम जाने में देन टू गो डाउन स्ट्रीम 24 किलोमीटर। तो ये अपस्ट्रीम जाने का टाइम है, ये डाउन स्ट्रीम जाने का टाइम है, इनका जो डिफरेंस है ये मुझे दे रखा है कितना? 30 मिनट। 30 मिनट को मैं अगर आर में कन्वर्ट करूंगा तो 1/2 आर। आर में किस लिए करा? क्योंकि ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आर में है, तो हमारे पास जो टाइम आना चाहिए वो किस में आना चाहिए? आर में आना चाहिए। वी कांट लीव इट इन मिनट्स और सेकेंड्स। आगे कहता है अगर मेरे पास जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में उसे मैं 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा दूं तो हमें बताना है 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। ये 4 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। ठीक, अब देखो सोल्व कैसे करेंगे। अगर मैं इसे बेसिक से सोल्व करूंगा तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी, ठीक है, जिसे आपको सोल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, नहीं? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सिंपलर होगी या ठीक है, वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी। यू कैन ट्राई सोल्विंग इट डायरेक्टली, अदरवाइज व्हाट वी कैन डू इज, देखो मेरे पास अगर ये जो 2 है ना डिनोमिनेटर में, इसे मैं ऊपर ले जाके उधर मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा मेरे पास 48, ये हो जाएगा मेरे पास 48। ठीक है, अब मुझे y की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है, y की मुझे कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि यहाँ पे मेरे पास 1 बन जाए। डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो डिनोमिनेटर में मुझे कुछ छोड़ना नहीं है, तो मैं कहीं ना कहीं y की ऐसी वैल्यू कुछ रखूंगा जो 48 को भी काट दे
और 20 माइनस वाई 48 को काट दो, 20 प्लस वाई भी मेरी 48 को एलिमिनेट कर दें। कौन सी वैल्यू आपके दिमाग में आ रही है? 20 से छोटी वैल्यू जो 48 को डायरेक्टली काट पाए। ठीक है, आप कहेंगे सर 48 होता है 16 इंटू में 3, क्या ये 16 बना के देखूं मैं? वाई को 4 रखना पड़ेगा 16 बनाने के लिए। जनरली हमारे पास जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है वो छोटी वैल्यू होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे ही जारी होती है मैक्सिमम केसेस में, और 20 से तो छोटी होगी ही होगी डेफिनेटली। ठीक है, तो मेरे पास दिमाग में आया कि 48 भैया किससे कटता है? 20 से कोई छोटी वैल्यू, वो है 16, तो मैंने y को रखा 4। 16 से काटूंगा 48 को तो मेरे पास आएगा 3, और यहाँ पे 20 प्लस 4 होगा 24, 24 से भी 48 कट रहा है, ये आएगा 2 और ये आ गया 1। क्या ये सेटिस्फाई कर गया? मैंने सोल्व नहीं करा, लेकिन मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करा कि हाँ यार y की कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा, और मुझे वैल्यू मिल गई 4, और मेरा आंसर आ गया यहाँ पे कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी 4। अब जो क्वेश्चन था मैं उस पर आता हूँ। क्वेश्चन में कहता है हमें 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है, जो स्पीड है स्टिल वाटर में 2 किलोमीटर पर आवर से बढ़ानी है, तो पहले 20 थी अब कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी, और पानी के बहाव के साथ जा रहा हूं तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी ऐड होगी, तो इतना टाइम लगेगा। उसके बाद कहता है हमें 30 किलोमीटर क्या जाना है? अपस्ट्रीम, तो 22 माइनस 4 करना पड़ेगा, टोटल टाइम इतना लगेगा। ये डाउन स्ट्रीम जाने का टाइम, ये अपस्ट्रीम जाने का टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 26 बनेगा, 39 है 13 से काटूंगा तो ये 3/2 बचेगा, और यहाँ पे मेरे पास ये 18 होगा, ये मेरे पास 30 है, तो 6 से काटूंगा 5/3 बचेगा। एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास 6 आएगा, यहाँ पे 9 प्लस 10 19, 19/6 आवर्स है। इसे अगर मुझे आर और मिनट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप कहेंगे सर 3 जा पूरा टाइम जाएगा, 1/6 बचेगा। 1/6 को अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू इंटू 60 मिनट, तो 3 आवर और 10 मिनट्स। क्या क्वेश्चन सबको समझ आ गया? क्लियर है या नहीं है? चलें आगे। ऑलवेज कीप योर माइंड फ्री, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे दिमाग में अपने आप ही चीजें आने लग जाएंगी कि कहाँ कौन सी वैल्यू पे क्या चीज सेटिस्फाई करेगी। ये एवरेज का बहुत ही बेसिक सा सवाल है। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, फिर डायरेक्ट सोचना भी बताऊंगा। कहता है जो एवरेज वेट है ना पी का और उसके 3 फ्रेंड्स का, वो इतना है। अगर पी का वेट 4 किलो ज्यादा है उस अपने फ्रेंड्स, जो बाकी के 3 फ्रेंड्स हैं उनके एवरेज वेट से, तो हमें बताना है पी का वेट कितना है। तो बाकी के 3 फ्रेंड्स का जो एवरेज वेट है उसे मैं ए मान लेता हूं, तो मैं कहूंगा पी प्लस पी का जो वेट है उनके 3 फ्रेंड्स का जो एवरेज वेट है उसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तीनों फ्रेंड्स के टोटल वेट आ जाएगा। ये किसके बराबर है? इन चारों का एवरेज वेट है 55 kg, तो टोटल के वेट कितना हो जाएगा? 55 इंटू में 4। ठीक है, एवरेज इंटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आगे कहता है जो पी का वेट है वो क्या है? इसके तीनों फ्रेंड से 4 किलो ज्यादा है, तो तीनों फ्रेंड्स का एवरेज वेट है ए, तो पी का वेट कितना हो जाएगा? ए प्लस 4। क्या इक्वेशन बन गई? यहाँ पे 4a प्लस 4 है, यहाँ पे 55 इंटू में 4। आप देखेंगे यहाँ पे 4 कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे मेरे पास बचेगा a प्लस 1, ये 55 इंटू में 4 है, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a का मान आ जाएगा मेरे पास 54। p का वेट कितना हो जाएगा? जो एवरेज वेट था उसके बाकी तीनों फ्रेंड्स से उससे 4 ज्यादा, तो ये हो जाएगा 58। क्या बेसिक से बिल्कुल क्वेश्चन समझ आ गया? एग्जाम में भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस तरह के सवाल में, बेसिक से कर लो। कई बार लॉजिक ज्यादा लगाने के चक्कर में हम गलती कर बैठते हैं इस तरह के सवाल में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर इसे डायरेक्टली सोचना होता तो आप कुछ इस तरीके से सोच सकते थे, बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। मेरे पास P है और उसके टोटल 3 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, इनका एवरेज वेट कितना दे रखा था हमें? 55 kg दे रखा था। P का जो वेट है इसके 3 फ्रेंड्स के एवरेज वेट से 4 किलो ज्यादा है। ठीक है, अगर P का भी वेट इनके जो 3 फ्रेंड है उससे 4 किलो ज्यादा नहीं होता, तो जो एवरेज है वो कितने से डिक्रीज करता? आप देखते 4 लोग हैं, एवरेज है 55, अगर 4 किलो घटा लेता हूं मैं इसमें से जो कि 4 में बटा है, तो मेरे पास जो एवरेज वेट है होता वो 1 से घट जाता, मतलब मेरे पास जो वैल्यू आती है एवरेज वेट की वो 54 होती, अगर पी का वेट भी कितना होता? उनके जो बाकी के 3 फ्रेंड्स है उसके बराबर होता। तो ए का मान आ गया 54 और पी का वेट 4 किलो ज्यादा था, 54 प्लस 4 डेट इज 58। ठीक है, ये डायरेक्ट तरीका है जो बिल्कुल अभी हो सकता है काफी लोगों को समझ ना आए, लेकिन जब बेसिक से पढ़ते हैं सब समझ आता है। ठीक है, जब एक एक चीज इस तरह के क्वेश्चन हम निकाल के करते हैं। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर सकता हूं आप चाहेंगे तो। मैंने कहा यहाँ पे जो पी का वेट था ना,
जो एवरेज बाकी तीनों फ्रेंड्स का वेट है, पी का वेट भी अगर ए प्लस 4 की टर्म्स में लिखूं क्योंकि 4 किलो ज्यादा है, अगर पी का वेट क्या होता ए ही होता बाकी उसके तीनों फ्रेंड्स की जगह, तो ये 4 टोटल में से घट जाता, और एवरेज अगर घटाऊं मैं 4 लोगों में बट रहा था ये 4 किलो वेट, तो 4/4, तो हर एक में 1-1 किलो एक्स्ट्रा दे रहा था पी का वजन, तो वो एक वापस लेना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा जो चारों लोगों का अगर पी का भी बाकी तीनों फ्रेंड्स के एवरेज वेट जितना होता, तो जो एवरेज वेट आता वो मेरा पहले 55 था, उसमें से एक घट के 54 बन जाता, एवरेज वेट बढ़ता मेरा 54 और पी का वेट कितना है 4 किलो ज्यादा है तो 58। ठीक है, ये नहीं समझ आया अभी छोड़ो, अभी ये चीज समझ आई ना बेसिक से, इस तरह के सवाल बेसिक से ही करो। ठीक है, ज्यादा लंबा कुछ होता है एवरेज में तब हम ज्यादा उन चीजों पे जाते हैं, पता होनी चाहिए वो सारी चीजें मेंस वगैरह के लिए कम टाइम में कैसे करना है, बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो हम यूज करते हैं उन चीजों को। अब हमारे पास डीआई का एक सवाल है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, एक कॉलोनी से कितनी कार गुजरती हैं 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, वो दे रखा है कि 6 से 7 बजे के बीच में 70 कार गुजरती हैं कॉलोनी से, 7 से 8 बजे के बीच में 105 कार्स गुजरती हैं, इस तरीके से हमें रेशियो बताना है कितनी कार्स 6 से 8 बजे के बीच में गुजरती हैं, रेशियो जितनी कार्स हमारी 9 से 11 बजे के बीच में गुजरती हैं। तो 6 से 8 बजे के बीच में हमारी गुजरती है 105 प्लस 70 डेट इज 175 कार्स, और 9 से 11 बजे के बीच में गुजरती है 115 प्लस 95 डेट इज 210 कार्स। अगर मैं रेशियो बताऊं तो 35 से पूरा पूरा कटेगा, 35 5 जा एंड 6 जा, 5/6 इज माई आंसर, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, ऐसे सिंपल सवाल भी मिलेंगे एग्जाम में। एक सिंप्लीफिकेशन का देखो बहुत ही सरल सा सवाल आ गया यहाँ पे, 372 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 7 माइनस 5 प्लस 2, हार्डली 10 सेकंड का सवाल है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट, वी बोर्ड मास हम यूज करते हैं, मिनकुलम बार, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन होगा, इन सब ऑपरेशंस को देखें तो मेरे पास 372 डिवाइडेड बाई 56 आएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, तो डिवीजन मैंने कर दिया, लेकिन अब मैं डायरेक्टली चाहूं तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं, माइनस 5 प्लस 2 तो मेरे पास -3 बचेगा। ठीक है, सोल्व करेंगे, 7 से काटूंगा 8 आएगा, 8 से काटूंगा पूरा नहीं कटेगा ये। ठीक है, 4 से काटो 2, 93, 93/2 -3 है, इसे सोल्व करेंगे हम, 93/2, या तो आप एलसीएम ले लो पूरा का पूरा, 2 को एलसीएम लिया, 6 घटाऊंगा 93 में से तो 87, और ये 43 1/2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, करें ट्राई। देखो कहता है जो मंथली इनकम है ए और बी की वो 11/13 है, और जो एक्सपेंडिचर है ए और बी का वो हमें 9/11 दे रखा है। अगर इन दोनों के दोनों 4,000 रुपये पर मंथ सेव करते हैं तो हमें बताना है उनकी इनकम के बीच का डिफरेंस कितना है। बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। मान लो आपके पास क्या है, 500 रुपये हैं, आपके दोस्त के पास 400 रुपये हैं। ठीक है, तो आपके में इनकम का गैप कितने का हो गया, आप कहेंगे सर 100 रुपये का हो गया। ठीक है, आपने क्या करा, 200 रुपये आपने भी बचाए, 200 रुपये आपके फ्रेंड ने भी बचाए। ठीक है, तो खर्च कितने करे होंगे, आप कहेंगे सर इनकम होती है मेरी सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, अगर मैंने इनकम में से कुछ सेव करा है तो बचा हुआ मेरा खर्चा होगा। आपने 200 खर्च कर दिए तो आपके पास बचेंगे 300, मतलब 200 बचा लिए तो 300 खर्च हुए होंगे। आपके फ्रेंड ने जो 400 रुपये कमाया था उसने भी 200 बचाए हैं, तो खर्च कितने करे होंगे 200। क्या मेरे पास जो इनकम के बीच में डिफरेंस था 100 रुपये का, वो अभी भी एक्सपेंस के बीच में भी डिफरेंस 100 रुपये का मेरा मेंटेन रहा है या नहीं रहा, रहा है, क्योंकि सेम मैंने वैल्यू घटाई है दोनों में से, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें भी सेम वैल्यू क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। अगर मैंने क्या करा यहाँ पे दोनों में से सेम वैल्यू को घटाया तो मेरे पास यहाँ पे जो फाइनल एक्सपेंडिचर बचा उनके बीच का डिफरेंस भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे दोनों के दोनों लोग क्या कर रहे हैं, सेम सेविंग कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मुझे रेशियो मेंटेन करना है तो मेरे पास जो इनकम का रेशियो है और जो मेरे पास एक्सपेंडिचर का रेशियो है, ठीक है, उनका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का, ऑलरेडी मेंटेन्ड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है इनकम माइनस एक्सपेंस क्या होता है, सेविंग होती है। तो यहाँ पे इनकम में से एक ही इनकम में से एक एक्सपेंस घटाऊंगा तो कितना आया, 2 आया। यहाँ पे भी सेम ही आएगा क्योंकि दोनों का सेविंग सेम है, इनकम में से एक्सपेंस घटाया 2 आएगा। दोनों कितना सेव करते हैं, 4,000 रुपये, 2/4,000 के बराबर। हमसे पूछा है ए और बी की इनकम का डिफरेंस, ए और बी की इनकम का डिफरेंस कितना है, 11 और 13 रेशियो के बीच में 2 का, 2 रेशियो तो मैंने अभी बताया 4,000 के बराबर है, तो खत्म हो गया क्वेश्चन।
चलें आगे, अगले सवाल पे मूव करता हूं। देखो क्वेश्चन में कहता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, ये एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है जिसका सेंटर ओ दे रखा है। डी एक पॉइंट है माइनर आर्क बीसी के ऊपर सच डेट सी बी डी 40, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बीसीडी। ठीक है, मैं एक बार ड्रॉ करता हूं आपके लिए। मेरे पास एक सर्कल है, उसके अंदर क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अरे यार, चलो वैसे ही बना लेता हूँ। ठीक, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सर्कल का सेंटर हमें ओ दे रखा है। जो माइनर आर्क है बीसी की, बीसी ये है मेरा, माइनर आर्क छोटे वाली आर्क होती है, मेजर आर्क बड़े वाली, तो ये छोटे वाली आर्क पे एक पॉइंट दे रखा है हमें डी। ठीक है, सी बी डी एंगल हमें दे रखा है यहाँ पे। अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूँ तो ये वाला एंगल हमें दे रखा है 40 डिग्री का। हमें बताना है एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। दिस इज व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट। अच्छा, कैसे सोल्व करेंगे आप बताएं। आप कहेंगे सर सबसे पहले तो मुझे क्या दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है ज्योमेट्री में। एबीसी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि सारे कोण 60 डिग्री के होते हैं, पहली चीज तो मैंने लिख लिया है यहाँ पे कि ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये भी मेरे पास क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो आप समझ रहे हैं कि ये नीचे वाला जो ट्रायंगल है इसका एक कोण दे रखा है, अगर ये वाला कोण मुझे मिल जाए तो तीनों कोणों का योग 160 80 डिग्री होगा। सम ऑफ ऑल दी थ्री एंगल्स विल बी 160 डिग्री इन अ ट्रायंगल। तो मुझे क्या करना है, अगर ये वाला एंगल मिल गया तो ये निकाल पाऊंगा। अगर मैं इसे देखूं ए बी डी और सी को, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात क्या होती है, अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं चाहूं तो यहां से कर सकता हूं कि मैं ये 60 है, इस ये वाला एंगल निकाल लूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 120 डिग्री आ जाएगी। ये 120 आया तो इसका इसका और इसका सम 180 होगा। 40 प्लस 120 डेट इज 160, तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा, 20 डिग्री का। ये मेरा आंसर आ गया। या तो मैं ऐसे कर सकता था, अदरवाइज अगर मैं ये एंगल नहीं भी निकालता तो भी मैं कर सकता था। आप कहते सर ये वाला कौन और ये पूरा कौन, क्या इन दोनों का योग भी मेरे पास 180 डिग्री होता, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो 60 और 40 100, वहां पे मुझे ये 60 दे रखा है, ये वाला निकालना है 100 प्लस 60 प्लस एक्स, ये वाली वैल्यू 180 डिग्री, तो भी मेरे पास एक्स का मान 20 डिग्री। इस तरीके से भी किया जा सकता था, जो भी चीजें आपके दिमाग में आए। क्लियर है या नहीं है? चलें आगे। तो क्वेश्चन को करने के हमारे पास मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। अब हमारे पास ये सर्कल का ही एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है ए बी क्या है, एक डायमीटर है सर्कल का जिसका सेंटर हमारे पास क्या है, ओ है। आगे बढ़ते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉन की गई एट पॉइंट ए। तो मैं सीधा सीधा इस फिगर को बनाता हूं। मेरे पास एक सर्कल बनाया मैंने, एक ए बी डायमीटर बना दिया, इसका सेंटर ओ बना दिया, इस पे एक टेंजेंट बना दी एट पॉइंट ए, इसे मैंने ए नाम दे दिया और इसे बी नाम दे दिया। ठीक है, सीज अ पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट बी सी इज प्रोड्यूस्ड मीट्स द टेंजेंट एट पी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बी से एक टेंजेंट बनाऊं, जो सॉरी बी से एक लाइन बनाऊं जो सर्कल को काटेगी एट पॉइंट सी, और यहाँ पे ये टेंजेंट से जाके मिलेगी एट पॉइंट पी, ये हमें दे रखा है। एंगल ए पी सी 62, ये वाला कोण 62 का है। हमें बताना है ए सी का मान क्या होगा, माइनर आर्क ए सी। हमें इस आर्क का मान पूछा है, ये जो आर्क है। जब भी हमसे आर्क का मान पूछे इसका मतलब क्या होता है, ये आर्क सेंटर पे क्या एंगल बनाती है, हमसे वो वाली चीज पूछी गई है। मतलब हमसे क्या पूछा है, हमसे ये वाला कोण पूछा गया है कि ये वाला कोण क्या आएगा। ठीक, अगर मैं सोल्व करता हूं, यहां पे आप देखेंगे सबसे पहले तो
एक सर्कल पे अगर हम टेंजेंट डालें तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो जहां पे टच करेगी वहां पे एंगल 90 डिग्री का बनेगा। और अगर ये कोण मेरे पास 90 डिग्री का है, ये 62 डिग्री का है, तो आप सीधा सीधा देखेंगे इस वाले ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है ना, क्वेश्चन में ही दे रखा है 90 है, ये 60 है, तीनों का योग 180 होगा, तो ये वाला कोण कितने का होगा? 90 प्लस 62 152, 180 में से घटाया तो ये वाला कोण हो गया 28 डिग्री का। अगर ये कोण 28 डिग्री का है तो आप ध्यान से देखें मेरे पास क्या है। मेरे पास, मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं अभी, मेरे पास ये वाली आर्क है, ये वाली आर्क सर्कल पे जो कोण बना रही है वो बना रही है 28 डिग्री का, तो सेंटर पे कोण कितना बनाएगी? आप कहेंगे सर ये तो डबल बनाती है। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होता है हमारे पास? ये वाला एंगल होता है 2 थीटा। तो ये 28 है, तो ये वाली वैल्यू 28 इंटू में 2, ये हो जाएगा 56। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर गलत दे रखा था, इसका आंसर 28 डिग्री दे रखा था, लेकिन वो गलत था। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन डाली थी, आई डोंट नो उसके बाद सही कर दिया या नहीं कर दिया, बट इसका आंसर क्या होगा? 56। जब भी हमसे पूछे ना एक आर्क क्या एंगल बना रही है, तो वो एंगल हमें बताना होता है कि सेंटर पे क्या एंगल बनाएगी वो आर्क। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, हमसे पूछा व्हाट इज द मेजर ऑफ द माइनर आर्क एसी। माइनर आर्क एसी का मतलब ये नहीं है कि हमें जो एसी की है ये इसकी लेंथ निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे एंगल में चीजें दे रखी हैं। इसका मतलब हमें एंगल निकालना है जो एसी बनाएगा किस पे? सेंटर के ऊपर। क्लियर है? चलें अगले सवाल पे, देखो आराम से करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई, ट्रिग्नोमेट्री का है। ये कुछ छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिख दी हैं जो कि काम आती हैं, जो हमें रटी होती हैं। सबसे पहले देखो, ये साइन 23 है, कोस 67 है। आप देखेंगे इन दोनों का योग, जब भी दो चीज मल्टीप्लाई में हो या कुछ भी हो, अगर योग आपको 90 दिख रहा है, मतलब कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगा के या तो हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे या फिर इसे कन्वर्ट करेंगे। तो साइन 23 कोस 67 है, कोस 67 को क्या लिख सकता हूँ? साइन 90 माइनस 67, और ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? साइन 23। तो यहाँ पे इसे सोल्व करूंगा तो ये बनेगा मेरे पास साइन स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 23। ठीक है, उसके बाद sec 52 साइन 38, sec 52 प्लस 38 फिर से 90 बना रहा है, sec थीटा साइन थीटा इंटू sec 90 माइनस थीटा, अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 1 होता है, या फिर मैं कहूं ये sec a इंटू में साइन b 1 के बराबर है अगर a प्लस बी मेरा क्या हो? 90 डिग्री के बराबर हो। ये प्रॉपर्टी होती है। sec को आप क्या कर सकते हैं? sec को कन्वर्ट करेंगे 1/cos थीटा में, ठीक है, फिर cos को साइन में कन्वर्ट करेंगे, आप देखेंगे कट कुटा के मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे ही ये cos 23 है, साइन 67 है, तो ये साइन स्क्वायर 23 बनाता, क्या ये cos स्क्वायर 23 बन जाएगा? साइन 67 cos 23 में कन्वर्ट होगा तो ये cos स्क्वायर 23 बन जाएगा। और यहाँ पे cosec 52 cos 38 है, 52 प्लस 38 अगेन 90, cosec थीटा इंटू में cos 90 माइनस थीटा, ये मेरे पास वैल्यू क्या देता है? 1 देता है सिमिलरली। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक 1 बना, यहाँ पे लास्ट में एक 1 बना, साइन स्क्वायर 23 प्लस कोस स्क्वायर 23, ये भी मुझे क्या देगा? एक 1 देगा। ठीक, कोसेक स्क्वायर 20 माइनस 10 स्क्वायर 70, ये भी अगर देखो 20 और 70 का कॉम्बिनेशन है, 90 बन रहा है। ठीक है, अगर a प्लस बी 90 तो मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर जो 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है? 1 होता है। तो ये वाली वैल्यू भी 1 आ जाएगी। कन्वर्ट करके देखना चाहिए, सारा कन्वर्ट किया जा सकता है।
ठीक है, जैसे कोसेक है, कोसेक थीटा हमारा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा, तो मैं इसे कन्वर्ट करूंगा सेक स्क्वायर 90 माइनस 20 डेट इज 70 और माइनस 10 स्क्वायर 70, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, ये प्रॉपर्टी सबको पता है। तो ये हर तरह से आपको प्रॉपर्टी की ट्रांसफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सेक और 10 के बीच का रिलेशन, कोसेक और 10 के बीच में रिलेशन क्या होगा अगर एंगल्स का सम 180 डिग्री बन रहा है तो। खत्म है क्वेश्चन, ठीक है। चलें आगे। एक और हमारे पास डीआई का सवाल है, monthly expenditure of a family on different heads is shown in the following pie chart. The amount spent on children education, transport and rent is what percent of the total earnings. ठीक है, मेरे पास एक फैमिली का मंथली एक्सपेंडिचर दिखा रखा है डिफरेंट हेड्स पे कितना कितना है। हमें बताना है जो अमाउंट स्पेंड किया गया है चिल्ड्रन एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और रेंट पे वो कितना परसेंट है टोटल अर्निंग का। ठीक है, जब यहाँ पे एक्सपेंस की बात की जा रही है, आपको पता है अर्निंग क्या होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंस। ठीक है, या इनकम जो होती है वो होती है सेविंग प्लस एक्सपेंस। यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंडिचर की बात करी है खाली, तो एक कंफ्यूजन दिमाग में आती है भैया कि अर्निंग तो हमें दे ही नहीं रखी, मैं कैसे बताऊं अर्निंग का। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, एक्सपेंडिचर वाले हेड में ही इन्होंने यहाँ पे बीच में दे रखा है सेविंग भी, मतलब जितना भी कमाया उसे ये एक्सपेंस के तौर पे लेके चल रहे हैं और इसी एक्सपेंस को दो पार्ट में स्प्लिट करा है। एक तो बेसिक एक्सपेंस हो गया जो तुमने नॉर्मल चीजों पे खर्च करा, और एक हो गया हमारा सेविंग। तो लिखा तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट हेड्स है, लेकिन यहाँ पे टोटल है हाउ इनकम इज स्पेंट। मतलब ये पूरी की पूरी एक तरीके से जो ये दे रखा है ना टोटल पाई चार्ट में, ये पूरी की पूरी उनकी अर्निंग है और अर्निंग को किस तरह से यूज किया गया है ये वो दिखा रखा है। इसमें ये सारी चीजें आपकी क्या है, एक्सपेंस है बेसिकली, और ये क्या है आपकी सेविंग है। क्लियर हो गया ये चार्ट। अब आप डिग्री वाइज देखेंगे, क्योंकि पाई चार्ट है तो टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो टोटल अर्निंग मैंने मान ली कितनी हो गई, 360 डिग्री हो गई। किस किस पे खर्च किया है, चिल्ड्रन एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और रेंट पे कितना, चिल्ड्रन एजुकेशन पे 70, ट्रांसपोर्ट पे 50 और रेंट पे हमारा 60, 130 और 180, 180 टोटल खर्च करा। टोटल अर्निंग थी हमारी 360, इंटू में 100% कर दूंगा तो ये कितना आ गया, 50%। आप वैसे भी देख सकते थे कि ये क्या है, इसका आधा है 180, आधा है 360 का, तो 50% क्या करा, खर्च किया गया है इन तीनों हेड्स पे। क्लियर है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्सपेंडिचर लिखा है बट एक्चुअली में ये पूरा अर्निंग का ही दिखा रखा है, ये अर्निंग पूरी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करी, बाकी सारी चीजें ये एक्सपेंस है और आपका एक सेविंग वाला पार्ट है। अब देखो ये अलजेब्रा का बहुत ही सरल सवाल, x प्लस वाई इक्वल्स टू प्लस 3 इक्वल्स टू 0 दे रखा है, इसकी वैल्यू। आप कहेंगे सर एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी एज्यूम करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे y को 0 कर दूं तो x का मान कितना आएगा, -3 आ जाएगा। x का मान -3 में यहाँ पे रख दूं तो -27, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा और ये +9, और आंसर आ गया -18। वैल्यू पुटिंग मेथड से मेरा क्वेश्चन डायरेक्टली हो गया। ठीक, इसे आप बेसिक से भी करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ये x प्लस वाई आप यहाँ से निकालते, x प्लस वाई क्या आ गया, -3 आ गया। अब यहाँ पे x प्लस दोनों साइड क्यूब कर दोगे तो मेरे पास ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई बनेगा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास -27 बनेगा। x प्लस वाई का मान कितना है, -3 है, तो यहाँ पे आप -3 रखेंगे। ठीक, तो मेरे पास वैल्यू क्या बन गई, आप देखेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -9xy, और यहाँ पे हमें +9 चाहिए तो यहाँ पे -27 के बराबर है, यहाँ पे भी +9 कर दो, यहाँ पे भी +9 कर दो, ये आ गया -18। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक वर्जन, बट बेसिक से नहीं करना, वैल्यू पुटिंग से ही करने वाला सवाल था, 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये। चलूँ आगे। अगला सवाल हमारे पास डीआई का है। इस डीआई में हमें क्या दे रखा है, जो बार ग्राफ है उसमें एक्सपोर्ट दिखा रखे हैं टाइप ए कार के और टाइप बी कार के 2014 से 2018 तक, 2014 से लेके 2018 तक। हो सकता है आपको डेटा ना दिख रहा हो ये वीडियो के अंदर, तो रियली सॉरी फॉर इट, बस समझते रहो। हमें रेशियो बताना है टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए इन 2014 एंड 2017 टू टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स ऑफ टाइप बी इन 2015 एंड 2016। तो टाइप ए कार का अगर मैं एक्सपोर्ट देखता हूँ इसमें 2014 और 2017 में, टाइप ए किससे है, ब्लू से है, 2014 में 200 है, 2017 में हमारे पास 175 है, 200 प्लस 175 डेट इज 375 आ गया। और टाइप रेशियो एक्सपोर्ट ऑफ टाइप बी इन 2015 2016,
250 200 डेट इज 450। आप देखेंगे 25 से मेरे ख्याल से कट जाएगा ये, 15 और 18, 5 और 6। दिस इज माई आंसर। डन है। अगले सवाल पे चलते हैं। एक सॉलिड क्यूब दे रखा है जिसकी साइड हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है। इसे एक रेक्टेंगुलर कंटेनर में डालते हैं जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 16, जिसकी विड्थ हमें दे रखी है 8 और जिसकी हाइट हमें दे रखी है 15, जो कि पार्टली फिल्ड है पानी से। ये पूरा का पूरा जो क्यूब है 8 सेंटीमीटर साइड वाला, ये पूरा का पूरा इसके अंदर क्या होता है, सबमर्ज हो जाता है। तो हमें बताना वाटर लेवल में कितना राइज आएगा। ठीक है। आप कहेंगे सर जब मैं इसके अंदर क्यूब डालूंगा, इसमें कुछ भी पानी डला हुआ है हाइट पे, मुझे कोई मतलब नहीं है अभी उससे, लेकिन जैसे ही मैं इसमें क्यूब सबमर्ज करूंगा, मैंने ये जो क्यूब है 8 सेंटीमीटर साइड वाली, ये इसके अंदर डाली, ये इसकी वॉल्यूम जो इसके अंदर जाएगी, क्या पानी का लेवल हमारा उतनी ही वॉल्यूम से मेरा यहाँ पे पानी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब जो पानी के लेवल में हमें राइज देखने को मिलेगा, ये पहले जो हाइट है कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ जो राइज आया है इस पानी के लेवल पे वो एच का आया है। ठीक है। तो जो ये राइज है इसकी वजह से कुछ वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुई होगी मेरी, और जो ये वॉल्यूम क्रिएट हुई है ये किसके बराबर होगी, इस क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगी। क्यूब की साइड थी 8, तो इसकी वॉल्यूम होती है साइड क्यूब, मतलब 8 का क्यूब। अब जो ये मेरे पास ये जो रेज हुआ है वाटर की, किस शेप में हुआ है, ये हमारे पास क्या था, रेक्टेंगुलर कंटेनर। रेक्टेंगुलर कंटेनर क्या होता है, क्यूबॉइड। तो यहाँ पे इसकी लेंथ तो सेम ही रहेगी, इसकी विड्थ तो सेम ही रहेगी, बस एक हाइट ये एक्स्ट्रा अटेन करेगा, और वो हाइट से ही हमारी वॉल्यूम डिसाइड होगी, कितनी वॉल्यूम हमारी बढ़ गई। तो आप कहेंगे सर ये क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, तो 16 इंटू में 8 इंटू में एच। डायरेक्टली देख सकते हैं ये 8 का क्यूब है। ठीक है। एक 8 से एक 8 जाएगा, फिर दूसरे 8 से दूसरा 8 जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे मेरे पास एक सिंगल, क्योंकि 3 8 थे, 8 क्यूब को 8 8 8 लिख सकता हूँ, तो 2 8 कैंसिल हो गए। 8 को डिवाइड करूंगा मैं 2 से, तो मेरे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी 4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है। अगले सवाल पे चल। देखो ठीक सवाल है ये, करो खुद ट्राई, क्या आएगा आंसर। कहता है कुछ स्टूडेंट्स डिफरेंट स्कूल से अपीयर होते हैं ओलंपियाड एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है। 20% बॉयज और 50% गर्ल्स क्या होते हैं, एग्जाम में फेल हो जाते हैं। जो लड़के पास होते हैं एग्जाम में वो 70 ज्यादा है इससे उन लड़कियों से जो एग्जाम में पास हुई हैं। टोटल 90 स्टूडेंट्स एग्जाम में फेल हुए हैं, तो हमें बताना है कितने स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए थे। ठीक। अगर मैं देखूँ 20% बॉय फेल हुए हैं और 15% गर्ल फेल हुई हैं, और टोटल कहा है कि 90% स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, तो मैं कहूँगा 20%, 90 लोग फेल हुए हैं, 20% लड़के फेल हुए और 15% अगर लड़कियां फेल हुई, कितने लोग फेल हो गए स्कूल में, 90 लोग फेल हो गए। आगे कहता है कि जो पास हुए हैं लड़के वो 70 ज्यादा हैं उन लड़कियों से, सॉरी, हाँ, जो लड़के पास हुए हैं वो 70 ज्यादा हैं उन लड़कियों से जो एग्जाम में पास करी हैं। अगर 20% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, 80% लड़के पास हुए होंगे। गर्ल्स अगर 15% फेल हुई हैं तो पास कितनी हुई होंगी, 85%। और जो लड़के पास हुए हैं वो कितने ज्यादा हैं, जो लड़कियां पास हुई हैं उनसे 70 ज्यादा हैं, तो ये हो जाएगा 70। क्या मेरी ये दो इक्वेशन बन गई। हमें क्या बताना है, हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल के अंदर, बॉय प्लस गर्ल्स बताने हैं। तो दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ये 20 है ये 80 है, ये 20 को 80 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर वाली इक्वेशन में से क्या मैं नीचे वाली इक्वेशन को घटा दूंगा, जिससे कि बॉयज एलिमिनेट हो जाएंगे मेरे। तो 15 चौक 60, 60 में से 85 को घटाऊंगा, नेगेटिव 85 को, तो मेरे पास ये 145% ऑफ गर्ल्स बचेगा। ये किसके बराबर, 360 माइनस 70, 290। और आप देखेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 1% ऑफ गर्ल्स 2 के बराबर, तो 100% ऑफ गर्ल्स किसके बराबर, 200 के बराबर। या फिर यहाँ पे 1% ऑफ गर्ल्स निकालते हैं तो 2 आता, और 100% ऑफ गर्ल्स डेट इज 200। अब यहाँ पे बॉयज निकालने हैं, तो 1% ऑफ गर्ल्स इज 2 के बराबर, 15% ऑफ गर्ल्स इज 2 इंटू 15 डेट इज 30, 90 में से 30 घटाऊंगा 60, 20% ऑफ बॉयज ये किसके बराबर आ गए मेरे पास, 60 के बराबर आएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमें क्या बताना है, टोटल बॉयज कितने हैं, 100%, मतलब 5 से गुना कर दूंगा मैं इसमें, तो 100% ऑफ बॉयज किसके बराबर हो गए, 300 के।
तो टोटल बॉयज हैं 300, टोटल गर्ल्स हैं मेरे पास 200। ये कितना आ गया मेरे पास 500। क्वेश्चन क्लियर है? अगला सवाल, अगेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ज्योमेट्री में क्या होता है, फिगर साथ के साथ बनाया करो। हमें क्या था, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके अंदर पी क्यू आर, ए बी, बी सी और सी ए के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिए गए हैं। एक ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ले लिया पी क्यू और आर। कुछ इस तरीके से लिए गए हैं कि बी क्यू बराबर है पी क्यू के। मतलब हमारे पास जो ये वाली लेंथ है, मैं अलग पेन से ही बनाता हूँ, जो ये बी क्यू लेंथ है, ये वाली लेंथ मुझे इसके बराबर दे रखी है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कहता है क्यू सी बराबर है क्यू आर के। क्यू सी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ मेरी बराबर है। हमसे एंगल बी ए सी ये 75 डिग्री का दे रखा है। हमें मान बताना है पी क्यू आर का, हमें ये वाला कोण निकालना है। क्या होगा? क्लियर हो गया क्वेश्चन सभी को? तो सबसे पहले तो मुझे अगर ये वाला मान निकालना है तो कैसे निकाल सकता हूँ, या तो मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लूँ तो मुझे ये वाला मान मिल जाएगा, क्योंकि इन तीनों कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक, तो हम ऐसे देख सकते हैं। बाकी और क्या क्या चीज़ें इसमें देखी जा सकती हैं, क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है, पहले हमें वही आइडेंटिफाई करना है। मैं कहूँगा तो सर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर दे रखी है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ऐसे ही ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर दे रखी है, तो ये वाला कोण अल्फा, तो ये वाला कोण भी मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सोल्व करता हूं। अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल को देखूं, ए बी सी ट्राइंगल को, तो 75 प्लस थीटा प्लस अल्फा 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, मुझे ये वाला कोण निकालना है। अगर ये वाला कोण निकालना है तो आप देखेंगे ये वाला एंगल कितना होगा, ये थीटा, तो ये 180 माइनस 2 थीटा है। ऐसे ये वाला एंगल निकालूंगा मैं, ये अल्फा अल्फा, तो ये 180 माइनस 2 अल्फा होगा। और अगर मुझे ये वाला कोण निकालना है, आप देखेंगे ये पूरा सभी का ये क्या होगा, दिस प्लस दिस। अगर इस वाले एंगल को मैं एक्स मान लूं तो प्लस एक्स 180 डिग्री के बराबर, तो दिस प्लस एक्स ये किसके बराबर हो गया, ये 180 डिग्री के बराबर हो गया। सोल्व करेंगे, मुझे एक्स का ही मान निकालना है। 180 से एक 180 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे बचेगा 180 माइनस 2 प्लस अल्फा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बराबर माइनस एक्स के, या फिर माइनस एक्स इक्वल टू जी। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा का मान तो आपको पता है, 75 घटा देंगे 80 में से, तो थीटा प्लस अल्फा मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 105 डिग्री। 105 यहाँ पे रखूंगा तो मेरे पास ये प्लस एक्स है, 105 210 आएगा। इसमें से घटाऊंगा तो माइनस का 30 आएगा, माइनस का 30 उधर जाएगा तो एक्स का मान आ जाएगा 30। दिस इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? तो बेसिक से हमने करा, इसमें कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं लगाई। ठीक है, मे भी हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए कुछ टीचर्स ने ट्रिक्स वगैरह बना के बताया हो, बट पहली बार एसएससी में पूछा तो हमें नहीं लगता कि इसके लिए कोई खास हमें ट्रिक्स की जरूरत है। हम डायरेक्टली भी ये चीज़ देख सकते हैं। चलें आगे। थीटा प्लस अल्फा का मान मिल ही गया था, वही हमने यूज कर लिया और क्वेश्चन को बता दिया। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है एक। देखो हमारे पास क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये जमीन है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम जमीन पे लेके, तो एक अनफिनिश टावर है। अनफिनिश टावर का मतलब अभी फिनिश नहीं हुआ है, वो बन ही रहा है। ठीक है, तो उसकी कुछ हाइट रही होगी। अगर मैं जमीन से, जो कि कितनी दूरी पे है, एक पॉइंट 78 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है।
के बॉटम से। यहाँ से अगर मैं इस अनफिनिश टावर को देखता हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो मेरे पास निकल के आता है वो यहाँ पे 30 डिग्री निकल के आता है। ठीक है, हमें बताना है कि टावर की कितनी और हाइट बढ़नी चाहिए, द इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द टावर, सो डैट जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास ये हमारा बन जाए कितना, 60 डिग्री। तो मुझे ये मान निकालना है कि ये वाला मान क्या होगा। कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूं, अगर ये 30 डिग्री है एंगल, 30 डिग्री के केस में क्या होता है, ये अगर 1 रेशियो होता है तो ये √3 रेशियो होता है बॉटम वाली साइड। तो √3 78 को रिप्रेजेंट करेगा, 1 रेशियो किसके बराबर, 78/√3। इसकी लेंथ होगी ये। अगर मैं इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल को देखूं, दिस दिस एंड दिस, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री के केस में अगर एंगल मेरा 60 डिग्री हो, ये अगर 1 रेशियो होता है तो ये √3 रेशियो होता है। तो ये 78 है, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी, 78√3 होगी। मुझे ये बताना है कि कितनी हाइट बढ़नी चाहिए इस टावर की। तो हमारे पास 78√3 में से 78/√3 घटाऊंगा, 78 कॉमन, √3 माइनस 1/√3। तो ये 78, 3 माइनस 1 2/√3 है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू बनेगी, है ना। 3 से काट दूंगा तो ये 26 इंटू 2 52√3। ये मेरा आंसर है। ठीक है, इसमें जैसे पहला ऑप्शन दे रखा था 78√3, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, बाकी आप जैसे रूट में चीज़ें चल रही थी तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाता कि रूट में ही आएगा। कुछ फायदा नहीं है, सोल्व कर लो, बेसिक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेकार फंसना ऑप्शंस में यहाँ पे। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या था, एक आइटम है जिसकी कीमत है 400 रुपये। एक फेस्टिवल सेल के दौरान एक कंपनी सेल डिस्काउंट ऑफर करती है X% का रेगुलर प्राइस के ऊपर, और एक डिस्काउंट कूपन कोड भी देती है 10% का एक्स्ट्रा। ठीक है, जब हम दोनों डिस्काउंट को यूज कर लेते हैं तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आता है वो 216 रुपीज आता है। तो हमें बताना है एक्स का मान क्या होगा। जब भी मैं दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूं तो कौन सा डिस्काउंट पहले दे रहा हूं, कौन सा डिस्काउंट बाद में दे रहा हूं, मैटर नहीं करता। ठीक, तो पहले मेरे पास जो आइटम की कॉस्ट थी वो थी 400 रुपये। मैंने एक डिस्काउंट तो 10% का देना है, एक X% का देना, सेलिंग प्राइस बनाना है इतना। अगर मैंने 10% का डिस्काउंट दे दिया 400 पे, 400 का 10% कितना, 10, तो मेरे पास आर्टिकल की कीमत कितनी होगी, 360 रुपये। अब इस पे मुझे एक डिस्काउंट और देना है X% का, और उसके बाद मेरे पास आर्टिकल की कीमत कितनी आ जाएगी, 216 रुपये। तो मुझे ही बताना है सेकंड डिस्काउंट कितने का है। क्या मैं रेशियो निकाल लूँ, एक डिस्काउंट देने के बाद जो मेरे पास वैल्यू है, मैं मान लेता हूँ नया MRP मेरे पास ये है, इस पर मैं कुछ डिस्काउंट दूंगा और ये मेरा सेलिंग प्राइस बनेगा। अगर मैं रेशियो निकालूंगा आप देखेंगे 36 से कट जाएगा पूरा का पूरा, ये 6 टाइम्स जाएगा और ये 10 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 10 कीमत है, एक डिस्काउंट दिया 6 का बेच रहा हूँ, तो 4 का डिस्काउंट दिया कितने पे, 10 पे। अगर इसे 100 बना लूँ तो ये 40 का डिस्काउंट दिया 100 पे, तो मेरे पास डिस्काउंट सेकंड डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, 40%। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे। 400 था, पहला डिस्काउंट 10% का, मतलब 10 वैल्यू है तो 9 का बेचेंगे, दूसरा डिस्काउंट X% का तो 100 माइनस X का बेचेंगे अगर वैल्यू 100 है, और ये किसके बराबर, ये 216 के बराबर आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करके भी आप X की वैल्यू निकालेंगे तो 40 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ये सिंपल था तो मैंने ओरली करा रेशियो मेथड से, अदरवाइज मैं ऐसे जाता अगर मुश्किल वैल्यूज होती तो। क्वेश्चन LCM एंड HCF का है हमारे पास। कहता है दो नंबर्स हैं, उनका जो LCM है वो 56 टाइम्स दे आर HCF, और उनका जो LCM और HCF का सम है वो हमें 1710 दे रखा है। ठीक है, अगर एक नंबर मेरे पास 240 है तो दूसरा नंबर मेरे पास क्या होगा। तो सबसे पहले पहला यहाँ पे LCM और HCF के बीच में एक रिलेशन है, एक यहाँ पे दूसरा रिलेशन दे रखा है LCM और HCF के बीच में। तो कहीं ना कहीं दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन बनेगी, LCM HCF की वैल्यू मिल जाएगी। फिर मुझे एक नंबर दे रखा है, हमें दूसरा नंबर बताना है। हमें पता है LCM इंटू HCF दो नंबर का किसके बराबर होता है, नंबर 1 इंटू में नंबर 2। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज करके हम आंसर निकालेंगे। तो मैं LCM क्या दे रखा है मुझे, क्या है 56 टाइम्स देयर HCF, तो पहली इक्वेशन तो ये हो गई। LCM और HCF का सम ये मुझे दे रखा है कितना, 1710। आप बताओ यहाँ पे LCM को 58H लिख सकता हूँ, यहाँ पे 56H सॉरी, तो H कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा 56 प्लस 1 57, और ये वाली वैल्यू 1710 आएगी। और मेरे पास यहाँ पे HCF की वैल्यू 57 से काटूंगा, 3 टाइम्स कट रहा है तो 30।
HCF निकल गया, LCM निकालेंगे तो 56 इंटू में H कर देंगे, तो LCM की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 56 इंटू में 30, LCM इंटू में HCF, ये मेरे पास है 56 इंटू में 30, HCF है मेरे पास 30, नंबर 1 इंटू नंबर 2 के बराबर, नंबर 2 बताना है, नंबर 1 अगर मेरे पास 240 है। सोल्व कर लो, 3 से काटूंगा 8, 8 से काटूंगा 7, 7 या 21, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका बस आपका परफेक्ट होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझ आए कि क्या दे रखा है, क्या निकालना और कैसे जाना है। मैंने कहा पहले एलसीएम और एचसीएफ के बीच में दो रिलेशनशिप थी, दो इक्वेशन बनेगी, एलसीएम एचसीएफ का माना जाएगा, ये मेरे दिमाग में सेट था। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे दूसरा नंबर पूछा गया, एक नंबर देके, तो मेरे पास रिलेशनशिप है एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, नंबर 1 इंटू में नंबर 2 के, तो एलसीएम एचसीएफ की दोनों की वैल्यू अगर मुझे मिल ही गई है तो मैं सोल्व करके अपना आंसर बता दूंगा। अब ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है ग्रेटेस्ट नंबर 23A68B जो 3 से डिविजिबल हो लेकिन 9 से डिविजिबल ना हो, वो क्या होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ डिजिट 3 से कटे, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ डिजिट जो है 9 से कटे। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरे पास 2368, ये चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, 2368, 2368 ये सब में ही है, बस बदलाव किस में दे रखा है, बदलाव यहाँ पे जो बीच जो डिजिट्स हैं इनके बीच में बदलाव है, ये ये कौन सा आएगा हमें वो आइडेंटिफाई करना है। आप फटाफट से बताएं, अगर मैं इनका सम ऑफ डिजिट करता हूँ 2 + 3 5 6 11 और 8 19, 19 + A + B, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं या 9 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर क्या आएगा, 3 से डिवाइड करोगे आप तो ये मेरे पास रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 + A + B मेरा क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, और 9 से डिवाइड करूंगा तब भी मेरे पास 1 + A + B इससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। क्या दोनों की दोनों चीजें मेरे पास बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। तो A + B का मान हमें यहाँ पे रखना है, 8 और 9 रखूंगा मैं तो ये 17 बनेगा, 17 + 1 18, 18 3 से कट रहा है लेकिन 9 से भी कट रहा है तो ये डिस्कार्ड कर देंगे। अगर सेकंड ऑप्शन पे आए फिर से 9 और 8 है, 9 और 8 तो फिर 17 बना देगा, तो 9 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, तो हमें नहीं लेना क्योंकि 9 से कटने वाला नहीं चाहिए। फिर मेरे पास आए 9 और 5, 9 + 5 कितना 14, 14 + 1 15, ये मेरा 3 से कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर हो सकता है। ये भी देखना पड़ेगा 7 और 7, 7 7 14 और 1 15, तो ये भी मेरा क्या करेगा 3 से कटेगा और 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी हो सकता है, लेकिन हमें बड़े वाली वैल्यू लेनी है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो दिस विल बी माई आंसर। क्लियर है। अगला सवाल, कहता है हमारे पास कुछ पैसे हैं जो हमने 4 साल के लिए बैंक में जमा कराए 10% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जो कि जो ब्याज है वो सालाना संयोजित किया जाता है, एंड जो डिफरेंस है इंटरेस्ट में एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स एंड एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स इज इतना, तो हमें बताना है सम क्या रहा होगा। अगर मैं बात करता हूँ 10% का ब्याज अगर हम लगाते हैं 4 साल तक लगाएंगे तो 4 साल का 10-10% का सक्सेसिव हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, और एक बार हम 2 साल तक 10-10% का इफेक्टिव निकालते हैं। अगर 2 साल का निकालता हूँ इफेक्टिव, सिंपल सा फॉर्मूला होता है 10 + 10 A + B + AB डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी 21%, तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा 20% ऑफ द सम। अगर मैं 4 साल की बात कर रहा हूँ, ये वैल्यू हमें याद होती है, ठीक है, 10-10 का 2 साल निकालते हैं तो 21, 3 साल निकालते हैं तो 33.1, 4 साल निकालते हैं तो 46.41%, ये सब याद है हमें, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, मैं इन दोनों का सक्सेसिव निकालूंगा 21 आएगा, इन दोनों का सक्सेसिव निकालूंगा 21 आएगा, फिर इन दोनों का सक्सेसिव निकालूंगा तो ये वाली वैल्यू 21 + 21 42 + 21 × 21 4 61, सॉरी 441 डिवाइडेड बाय 100, तो ये वाली वैल्यू 46.41 आएगी। तो इतना ब्याज यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे इतना, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 25.41% ऑफ प्रिंसिपल, ये किसके बराबर दे रखा है 5082 के। आप देखेंगे यहाँ से मेरे पास ये अगर पॉइंट हटा दूँ तो 2 जीरो लग जाएंगी,
और इससे काटूंगा तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, 100% का मान मेरे पास कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है। टाइम एंड वर्क का सवाल है। एक काम को 16 दिन में खत्म कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है। दोनों साथ मिलके 4 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए छोड़ के चले जाता है। बी बचा हुआ काम फिनिश करता है। हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ डेज कितने दिन में। बी फॉर हाउ मैनी डेज, फॉर हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ डेज डिड बी वर्क टू फिनिश द वर्क कंप्लीटली। ठीक है, टोटल कितने दिन तक बी ने काम करा इस काम को खत्म कर। देखो ए एक काम को कितने दिन में करता है, 16 दिन में, और बी सी काम को करता है 12 दिन में। जब भी हमें टाइम दे रखा हो, हम सबसे पहले काम का टोटल वर्क निकालते हैं, जो कि इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं। 12 और 16 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये कितना आएगा, 48 आएगा। ए की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ जाएगी। एफिशिएंसी क्या होता है, काम करने की क्षमता, मतलब गिवन टाइम में कितना काम किया जाता है। 16 घंटे में 16 दिन में ये पूरा काम करता है, तो एक दिन में ये कितना काम करेगा। आप कहेंगे 16 दिन में पूरा काम निपटाता है, टोटल काम है 48, तो एक दिन में करेगा 48/16 डेट इज 3 काम। और बी अगर बात करूं, एक दिन 12 दिन में पूरा काम करता है, टोटल काम है 48, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 7। कहता है दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन तक काम करा, 4 दिन तक काम करा। तो कितना काम कर लिया, 7 4 जा 28 काम कर लिया। टोटल काम कितना है, 48, तो बचा कितना काम है, 20। अब ए छोड़ के चला गया, बचा हुआ काम किसने करा, बी ने करा। बी एक दिन में कितना काम करता है, 4। 4 से भाग करूंगा, 20 काम 4 के, अगर एक दिन में 4 काम कर रहा है, टोटल 20 काम करना है, कितने दिन लगेंगे, बी को 5 दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आया 5 डेज। हमसे पूछा टोटल बी ने कितने दिन तक काम करा, तो पहले तो 4 दिन तक बी ने ए के साथ मिलकर काम करा, 5 दिन अकेले काम करा, तो 4 × 5 9 दिन। बी ने टोटल 9 दिन तक काम करा। क्लियर है। चलें आगे। टाइम एंड वर्क के तो सिंपल ही है सवाल। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास डीआई का है। सिमिलर टाइप का डीआई का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आया। एक छोटी सी अनाउंसमेंट, आरबी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो देख सकें। कंप्लीट मैथ्स की तैयारी के लिए फॉर अपकमिंग एसएससी एग्जामिनेशन या कोई भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स पूछा जा रहा है, दिस कोर्स इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, एंड स्पेशली एसएससी एग्जाम्स को फोकस करके सारी चीज़ें क्रिएट की गई हैं। सीजीएल टीयर 1 और प्लस टीयर 2 की कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी अगर आप 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन प्लान भी लेते हैं। ठीक है, बाकी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आगे भी कभी एग्जाम देंगे तो 1 साल वाला प्लान इज बेस्ट, बट यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर 6 months प्लान। इट्स 899, एंड इफ यू यूज कोड CGL10 तो यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ, इट विल कॉस्ट अराउंड 810, जिसमें सारी क्लासेस रिकॉर्डेड, उनकी PDF, डाउट क्लियरिंग सेशंस, एंड साथ के साथ उसके अंदर आपको डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा जिसमें अपनी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ उसके आपको हर क्लास की PDF मिलेगी, जिससे कम टाइम में आप चीज़ें कवर कर सकते हैं। क्लास नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और हर क्लास में कौन कौन से टॉप वीडियोस देखनी है, कौन सी नहीं देखनी, वो सब बताया है। टेलीग्राम डेडिकेटेड ग्रुप मिलेगा जिसमें आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरह की हर क्लास की PDF विद नोटेशन, इंग्लिश हिंदी में PDF, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सिमिलर सिनेरियो है आपका, आप जनरल साइंस का कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं, डेट्स 399 ओनली। इस पर भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा कोड यूज करके, एंड इंग्लिश का भी आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, CGL10 कोड यूज करके आपको यहाँ पे भी 10% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, एंड फॉर जनरल अवेयरनेस एंड पॉलिटी कोर्स इट्स वैलिडिटी इज 8 months। जल्दी और भी कोर्सेज नेक्स्ट मंथ वीक तक आपको रीजनिंग का कोर्स भी मिल जाएगा, एंड वी आर प्लानिंग टू कीप इट्स प्राइस इज 299 ओनली। ठीक है, रीजनिंग का जो कोर्स होगा, एंड उसके साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक जो 3 सेक्शन रह गए हैं उनके लिए भी एक अलग से कोर्स क्रिएट हो जाएगा जल्दी। आप इतनी देर ये वाला पार्ट क्लियर करें, उसकी जैसे मैंने बताया आपको मैथ्स की सारी वीडियोज अपलोडेड है, इसमें साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की सारी अपलोड हो गई। फिजिक्स की 4-5 कुछ वीडियोज बची हुई है, वो जल्दी अपलोड हो जाएंगी और फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। इंग्लिश की वीडियोज अभी 3-4 चैप्टर हो गए हैं, बाकी चल रहा है फ्लो में, और उसके बाद ये वाली वीडियोज भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी जल्द से जल्द। ठीक है, तो प्री से पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा आरबी एप्लीकेशन पे, और अभी आप जितना अवेलेबल है उतना भी कर लें, बहुत बड़ी चीज़ है। और स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई दी थी, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं सारी PDFs के लिए। एंड लेट्स कम टू द क्वेश्चन दैट आई स्किप्ड इन द बिगिनिंग, द क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में कहता है 4 sin² थीटा बराबर है 3 1 + cos थीटा के,
एंड थीटा 0 से 90 के बीच में है, हमें वैल्यू बतानी है 2 tan थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस sec थीटा की। तो कैसे सोल्व करेंगे? देखो जब भी हमारे पास इस तरह का सवाल होता है तो थीटा की मेरे पास यहाँ पे 0 से 90 तीन वैल्यू आती है, हम हिट एंड ट्रायल से करने की कोशिश करते हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है, 0 और 90 नहीं रख सकते। अगर मैं यहाँ पे थीटा को 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रखते हैं, इसमें भी हमारे पास एक चॉइस होती है कि हम डायरेक्टली कौन सी वैल्यू रखें। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू साइन में, मैं एक बार आपको टेबल बना के समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, साइन थीटा एंड कोस थीटा, ठीक है। साइन और कोस में दे रखा है ना ये सारा का सारा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये 1/√2 एंड ये मेरे पास होती है √3/2। ये मेरे पास √3/2 होती है कोस 30 की वैल्यू, कोस 45 1/√2 एंड ये मेरे पास कोस 60 की वैल्यू 1। अब देखो जब मैं यहाँ पे स्वर रखूंगा इनमें से कोई भी वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा है, जब भी मैं इसमें से किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करूंगा, क्या मेरे पास यहाँ पे रेशनल वैल्यू आएगी? रेशनल मतलब p/q की फॉर्म में आएगा, रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे रूट नहीं है, यहाँ पे भी रूट नहीं है, ठीक है, कोई रूट अभी तक नहीं आया, यहाँ पे रेशनल वैल्यू बनी है। रूट आने का मतलब इरेशनल हो गई मेरी चीज, इरेशन चली जाएगी। अब लेकिन यहाँ पे मेरे पास 3, ये रेशनल वैल्यू है, अगर इधर रेशनल है इधर रेशनल है तो ये वाली वैल्यू भी मुझे रेशनल वैल्यू ही चाहिएगी। तो मैं वो वैल्यू यहाँ पे थीटा की रख सकता हूँ जिससे मुझे ये वाली वैल्यू भी क्या मिले, रेशनल मिले, अगर मैं इन तीनों एंगल्स का इस्तेमाल करता हूँ। तो कोस थीटा रेशनल कब होता है? आप कहेंगे सर इन तीनों वैल्यूज में सिर्फ 60 डिग्री पे कोस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, रेशनल हो रही है। तो अगर मैं हिट एंड ट्रायल भी करता हूं तो थीटा को मुझे क्या लेना पड़ेगा, 1/2 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि रूट नहीं ले सकता मैं, यहाँ पे कहीं रूट नहीं है इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में भी ये 3 + 3 कोस थीटा है, तो अगर यहाँ पे रूट नहीं है तो यहाँ पे भी रूट नहीं आ सकता, तो मैं ये वाली और ये वाली वैल्यू नहीं ले सकता, मुझे यही लेना पड़ेगा। थीटा को मुझे यहाँ पे 60 डिग्री ही मानना पड़ेगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगर मैं थीटा को 60 डिग्री रखता हूं तो पहले देखो क्या ये वेरीफाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा। थीटा को मैंने रखा 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर करूंगा 3/4, 4 × 3/4 ये बचेगा 3, यहाँ पे मेरे पास 3, 1 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2। आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा ये, और यहाँ पे 1 - 1 0 = 1/2 बचेगा। ये तो ट्रू नहीं है, मतलब जो हमने वैल्यू रखी है उस पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अब हमें ऐसे नहीं कर सकते, हमें इसे अब बेसिक से ही सोल्व करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड हमारा हो गया फेल। अब बेसिक से सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा के बीच में रिलेशन होता है। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कोस थीटा की जगह मैं सी को यूज कर रहा हूँ जिससे कि टर्म का टाइम लगे लिखने में। तो 4 - c स्क्वायर, 4 - 4c स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, 3 + 3c। अगर मैं 4c स्क्वायर को उधर ले जाऊं और यहाँ पे +3c, और ये 4 जाके 3 में घटेगा तो -1 = 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक से आप सभी लोगों को आती होगी, मैं डायरेक्ट तरीका करता हूँ। ये 4 है और ये -1 है, तो 4 और -1 का प्रोडक्ट चाहिए मुझे -4। मैंने यूट्यूब पे भी ट्रिक डाली हुई है, वो देख लेना जिसे नहीं पता। तो इस 3 को ब्रेक करना है कुछ इस तरीके से कि मेरे पास प्रोडक्ट क्या आ जाए, -4 और सम आए मेरे पास 3। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आप कहेंगे सर इसे 4 और -1 में ब्रेक कर दूं, 4 - 1 क्या होगा, 3 होगा, और 4 × -1 -4 होगा। तो मेरे पास जो c का मान होता है वो क्या होता है, जो ये वाली वैल्यू है 4, इसमें आगे माइनस का साइन लगाते हैं, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मेरे पास सी की एक और वैल्यू आएगी, ये -1 है, इसके आगे माइनस लगाऊंगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, इससे डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास कोस थीटा की या तो वैल्यू -1 होगी या फिर कोस थीटा की वैल्यू 1/4 होगी। कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोस थीटा -1 0 से 90 के बीच में तो नहीं हो सकता। 0 से 90 के बीच में तो कोस थीटा मेरा क्या होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो दिस इज नॉट ट्रू। तो कोस थीटा विल बी 1/4 only, and if cos theta is 1/4, what is cos theta? It is base upon में hypotenuse only। तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ, ये आ जाएगा √ में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, 16 - 1 15। तो मेरे पास परपेंडिकुलर भी निकल गया। अब मुझे जो वैल्यू बतानी थी फटाफट से वो निकाल लेते हैं। 2 tan थीटा, 2 × में ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये परपेंडिकुलर है √15 और बेस है मेरे पास कितना, 1। 4 sin थीटा, 4 × में
साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर इज √15 एंड हाइपोटेन्यूस इज 4, 4 से 4 कट जाएगा, से मेरे पास सिर्फ √15 बचेगा, एंड माइनस सेक थीटा इज द अपोजिट ऑफ कोस थीटा, तो इफ कोस थीटा इज 1/4 तो सेक थीटा विल बी 4 ओनली, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4, तो ये 2√15 प्लस √15 इज 3√15 एंड -4, दिस विल बी माई आंसर। ओके, 3√15 माइनस 4। क्लियर है सभी लोगों को, अच्छे से समझ आ गया ये सवाल। तो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, आपको सेशन पसंद आया होगा। इस तरह के और सेशंस भी हम करते रहेंगे। बहुत कुछ चीज़ें सोची हैं इस बार सीजीएल प्री से पहले, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं, बट यू कैन एनरोल इन द कोर्सेज फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन। इस सेशन में यहीं अलविदा लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।